इस सेशन को 3 तरह के एस्पिरेंट सुन रहे होंगे। एक वो जिनका IBPS PO, RRB PO, RRB क्लर्क, इनके प्रीलिम्स काफ़ी अच्छे गए हैं और उनको पता है कि इनका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। दूसरे वो जो थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं कि शायद उनका प्रीलिम्स क्लियर हो, शायद ना हो, दे आर डाउटफुल। और तीसरे वो जिनका प्रीलिम्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया है और वो अब सिर्फ और सिर्फ IBPS क्लरिकल पे फोकस कर रहे हैं ताकि उनका इसका जो प्रीलिम्स है वो काफ़ी अच्छा हो जाए और मेंस तक वो पहुंच जाए। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो थर्ड टाइप के एस्पिरेंट हैं जिनका प्रीलिम्स एग्जाम अच्छा नहीं गया है पहले, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उन्हें पता हो कि उन्होंने कहाँ कहाँ पे गलतियाँ की हैं, जिसकी वजह से उनका पहले कोई एग्जामिनेशन क्लियर नहीं होगा या फिर उनका एग्जामिनेशन अच्छा नहीं गया है। लूप होल जानने बहुत ज़रूरी है। और जो पहले टाइप के एस्पिरेंट्स हैं उनका एग्जामिनेशन अच्छा गया, दे आर कॉन्फिडेंट कि उनका एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा। बट यहाँ पे PO एग्जामिनेशन और क्लर्क एग्जामिनेशन, इन दोनों के लेवल में काफ़ी डिफरेंस होता है, दोनों की तैयारी में भी स्लाइट डिफरेंस होता है। तो इस सेशन में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो तीनों टाइप के एस्पिरेंट्स हैं, फर्स्ट टाइप, उनको ऐसा क्या करना चाहिए अपनी प्रिपरेशन के अंदर, क्या ऐड ऑन करना चाहिए जिससे वो ये जो IBPS क्लर्क का प्रीलिम्स एग्जाम है उसको क्लियर कर लें, मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी भी अच्छे से हो जाए। कंफ्यूज्ड है उनके लिए भी क्या लूप होल्स हैं, क्या उनके लिए सजेशंस हैं, वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। और तीसरे टाइप के एस्पिरेंट्स जो बिल्कुल ही डिसअपॉइंटेड थे पहले लेकिन अब क्लर्क पे फोकस कर रहे हैं, तो उनके लिए उनके जो ड्रॉबैक्स हैं, उनकी जो वीकनेसेस हैं, उनको हम लोग विटनेस करेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो बेसिकली इस सेशन के अंदर आपको वो सब जो चीज़ें हैं, चीज़ें नहीं कहूँगी, आपके वो सब डाउट्स जो आपके माइंड में क्रिएट होते हैं अपनी प्रिपरेशन को लेकर, छोटे से छोटा डाउट, बड़े से बड़ा डाउट, सब इस सेशन में क्लियर हो जाएगा। बस पेशेंटली इस सेशन को एंड तक सुनना, चाहे सोर्सेज की बात है, चाहे मॉक टेस्ट की बात है, चाहे स्केड्यूल की बात है। हम लोग डेली का स्केड्यूल यहाँ पे देखेंगे, डे वाइज देखेंगे कि इतने डेज हैं ये करना चाहिए, इतने डेज कम हैं तो ये करना चाहिए। एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड हियर। एंड जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मैंने भी लास्ट ईयर एग्जामिनेशंस क्लियर किए हैं, तो मुझे एक प्रैक्टिकल अप्रोच पता है कि आपके अंदर क्या क्या कमियां रही हो सकती हैं जिसको लेकर आप थोड़े से पीछे रह गए, और वही कमियां आपने अब सुधारनी है जिसको सुधार कर आप एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हो। सो हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं। एंड सबसे पहली चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या आती है, पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है जिनको नहीं पता है कि एग्जामिनेशन किस तरह से आने वाला है। सबसे पहले प्रीलिम्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स को डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे आपके तीन सेक्शंस रहते हैं। 3 सेक्शंस की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब क्वांट एंड रीजनिंग। ये तीनों सेक्शंस IBPS PO की तरह ही आते हैं। 30 मार्क्स, 35 मार्क्स एंड 35 मार्क्स क्वेश्चंस एंड सेम मार्किंग 30, 35 एंड 35, मतलब 100 क्वेश्चंस विल बी ऑफ 100 मार्क्स। एंड यहाँ पे आपको सेक्शनल टाइमिंग मिलेगी हर एक सेक्शन के लिए, विच इज 20 मिनट्स फॉर ईच सेक्शन। जैसे ही आपका एक सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसके कंप्लीट होने के बाद दूसरा सेक्शन खुल जाएगा, पहले वाले को आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। सेम पैटर्न है जैसा हमारा IBPS PO का रहता है। उसके बाद मेंस की बात कर लूँ अगर मैं, तो मेंस में यहाँ पे आपके कौन कौन से सेक्शंस आएंगे, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश जो इंग्लिश लैंग्वेज आपका रहता है, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। यहाँ पे काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स हैं वो कंप्यूटर एप्टीट्यूड को कंफ्यूज करते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस से। कंप्यूटर अवेयरनेस होती है जो हमारा कंप्यूटर का सब्जेक्ट होता है जो RRB PO में आता है, और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे रीजनिंग के अंदर ही आते हैं, और एज सच कुछ भी डिफिकल्ट उसमें नहीं होता है। जो आप नॉर्मल रीजनिंग करते हो वैसे ही क्वेश्चन होते हैं, इवन आपको पता भी नहीं चलता कि आपने इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। यहाँ पे आता है हमारा क्वांट, तो ये सारे आपके सेक्शंस आते हैं आपके मेंस एग्जामिनेशन में। बट एक डिस्क्लेमर,
ज़रूरी नहीं है कि ये इसी पैटर्न में आए कि पहले आपका जीए का सेक्शन खुलेगा, फिर आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन खुलेगा। सेक्शंस कैसे भी ऊपर नीचे हो सकते हैं, दैट ओनली डिपेंड्स अपॉन द एग्जामिनर कि आपका पेपर पैटर्न जो है, आपका एग्जामिनेशन जो है वो कैसे सेट हो रहा है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्क्स यू कैन सी हियर। सबसे अच्छी बात देखने को यहाँ पे ये मिलती है कि हमारे जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन है काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग है, साथ ही साथ ये सेक्शन भी स्कोरिंग है, बट ये हम पढ़ते आ रहे हैं। जो हमारा सेक्शन नया ऐड ऑन होता है वो हमें ज़्यादा स्कोर दिला के जा सकता है। यहाँ पे आप साथ ही साथ सेक्शनल ड्यूरेशन भी देख सकते हो। हमारे लिए जो सारे सेक्शंस की सेक्शनल टाइमिंग है यहाँ पे आपको डिस्प्ले की गई है। आई होप आपको पेपर पैटर्न जो है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं लेवल ऑफ एग्जामिनेशन की बात करूँ, लेवल ऑफ एग्जामिनेशन अगर मैं बात करूँ पीओ की, आईबीपीएस पीओ की, कंपैरेटिवली टफ होता है इससे, कंपैरेटिवली टफ। जो आईबीपीएस क्लर्क एग्जामिनेशन रहता है, जो आप बेसिक्स सीखते हो ना अपने, जब आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हो, आप जो अपने बेसिक्स सीखते हो वो बेसिक्स के ऊपर ही आपका आईबीपीएस क्लर्क का एग्जामिनेशन आता है। कोई भी हाई लेवल के, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस प्रीलिम्स को कंसीडर करते हुए नहीं आते हैं। यहाँ पे सुपर इजी लेवल जिसको कहते हैं, उस लेवल का एग्जामिनेशन ये रहता है। मैं मानती हूँ बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, और इस एग्जामिनेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें मैटर करती हैं। क्या मैटर करती हैं? स्पीड एंड एक्यूरेसी। अगर आपका पेपर बहुत ज़्यादा इजी आ रहा है तो आप भी समझ सकते हो कि अटेम्प्ट सब लोग बहुत ज़्यादा करके आएंगे, अटेम्प्ट्स सारे बहुत ज़्यादा करके आएंगे, लेकिन जिसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी वो सिलेक्शन लेके जाएगा। तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आपका ये एग्जामिनेशन जो है वो क्लियर हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में, कि आपका एग्जामिनेशन जो है वो कब कब रहेगा। तो 5th, 12th एंड 13th दिसंबर को आपका प्रीलिम्स रहेगा, किसी भी दिन पे आपका प्रीलिम्स आ सकता है। एंड मेंस एग्जामिनेशन जो है वो 24 जनवरी को रहने वाला है। तो अगर मैं रफली डेज की बात करूं यहाँ पे, तो डेज अगर मैं आज के दिन से बात करूं, प्रीलिम्स के लिए रफली हमारे पास 40 दिन है और मेंस के लिए रफली हमारे पास 40 दिन है। टोटल हमारे पास 80 डेज है, 40 + 40, अभी से लेके प्रीलिम्स तक 40 एंड प्रीलिम्स से लेके मेंस तक 40, रफली 40 बोल रही हूँ, 40 से कम अगर आप इस सेशन को थोड़े दिनों बाद देख रहे हो, अभी देख रहे हो तो रफली 40 डेज है। अब इन 40 डेज का आपका क्या प्लान होना चाहिए, आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसको बहुत अच्छे से डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नेक्स्ट हम यही डिस्कस करेंगे कि आपको क्या क्या चेंजेस लाने हैं। अब यहाँ पे मैंने ये क्यों लिखा कि चेंजेस रिक्वायर्ड टू बी डन। स्टार्ट में मैंने आपको 3 तरह के एस्पिरेंट्स की बात करी थी, जिसमें सेकंड और थर्ड टाइप जो था कंफ्यूजिंग वाला, क्यों? क्योंकि उनका पेपर बहुत एवरेज गया है, उन्हें पता नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है, तो मतलब हो सकता है कि सिलेक्शन ना भी हो। आईबीपीएस क्लर्क पे फोकस वो ज़्यादा कर रहे हैं। जो सेकंड और थर्ड टाइप, जिनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा और जो कंफ्यूज्ड हैं, उनके बारे में पहले बात करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली उनका प्लान क्या रहना चाहिए वो हमारे लिए समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो चेंजेस टू बी डन, आपको क्या क्या चेंजेस लेकर आने हैं अपने हर एक सब्जेक्ट के प्रिपरेशन में, ताकि जो आपके लूप होल्स हैं उनको आप फाइंड करके अपनी प्रिपरेशन को 1 स्टेप इन्हांस कर सको। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगी क्वांट की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। यहाँ पे हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात तो कर रहे हैं, और ये 40 डेज जो मैं अभी कवर करने वाली हूँ ये हमारे रहेंगे प्रीलिम्स के, ये हमारे रहेंगे प्रीलिम्स के 40 डेज, जो मतलब अभी से लेकर प्रीलिम्स तक का 40 डेज का हमारा ड्यूरेशन है, ये वो रहेगा। उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको क्या क्या चेंजेस लेकर आने हैं। अब क्योंकि मैं मान के चल रही हूँ कि आपका पीओ का पेपर अच्छा नहीं गया है, तो इससे एक चीज़ और हमें समझ में आती है कि आपने अभी तक सिलेबस तो कवर कर लिया होगा, सिलेबस कवर है आपका, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस में कमी है। या फिर एक और ऑप्शन हो सकता है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं, कॉन्सेप्ट्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से आपके अटेम्प्ट्स नहीं हो पाए हैं पीओ के पेपर में, राइट। तो अब आपको क्या चेंजेस लाने हैं? देखो आपके पास रफली यहाँ पे 40 डेज हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। अब बाइफर्केशन करके देखें तो ये 40 डेज हमारे ऐड करें तो नहीं बन रहे हैं, राइट।
यहाँ पे मैंने 2 ब्रैकेट में क्यों लिखा है ये भी मैं बता दूंगी, क्योंकि जो हमारा एग्जामिनेशन है, अगर हमारा सेंटर हमारी सिटी में है तो हमें जाने में कोई दिक्कत नहीं रहती है सेम डे। अगर हमारा जो सेंटर है वो काफ़ी दूर है, 500-600 किलोमीटर्स है, तो हमें जर्नी काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। और यहाँ पे एवरेज मैं लेकर चलती हूँ कि आपके ये जो 2 दिन हैं ये आपके ट्रैवल में जाएंगे। किस में जाएंगे? ट्रैवल में जाएंगे। हो सकता है ना जाए, हो सकता है 1 दिन जाए, हो सकता है 2 दिन जाए। तो 2 दिन ट्रैवलिंग के हैं, उसमें आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, उसको मैंने साइड में कर दिया है। उसके बाद देखते हैं अभी से जो आपके पास 10 दिन हैं उसमें आप क्या करोगे। प्रिपरेशन आप कर रहे हो, कमियां आपको पता है कि आपका कौन सा चैप्टर वीक है, आपके कौन से कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है, या आपने कौन से चैप्टर की ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी है। इन 10 दिनों के अंदर आपको वो अपने सारे वीकनेसेस विटनेस करनी है कि मेरा कौन सा चैप्टर वीक है। उस चैप्टर को जब आप लोग स्ट्रांग कर लोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आगे बढ़ना। इन 10 दिनों के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ अपने चैप्टर्स जो हैं वो क्लियर करने हैं, ताकि जो आप एक स्टेप पीछे चल रहे थे एटलीस्ट आप इक्वल हो पाओ अब सभी एस्पिरेंट्स के। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं अगले 11 दिन। अगले 11 दिन में आपको क्या करना है? एक टॉपिक 1 दिन में करना है। एक टॉपिक 1 दिन में कैसे? आपके अरिथमेटिक के, ये मैं अरिथमेटिक की बात कर रही हूँ। अरिथमेटिक में आपके बहुत सारे टॉपिक्स रहते हैं, बहुत सारे चैप्टर्स रहते हैं। टाइम डिस्टेंस स्पीड हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप एंड सिस्टर्न हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, ये जितने भी चैप्टर्स हैं 10 to 11 चैप्टर्स होंगे। अगले 11 दिन में आपको हर दिन एक टॉपिक करना है, 1 दिन देना है, उसके 20 क्वेश्चंस करने हैं। सफिशिएंट रहेंगे 20, मैंने ना ज़्यादा बोले ना कम बोले। अगर मैं 10 बोलती तो बहुत कम हो जाते, अगर मैं अभी से आपको 40 बोल देती हूँ तो बहुत ज़्यादा हो जाते। 20 क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स और मेंस के करने ही करने हैं। क्यों? क्योंकि आपको अपनी प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी लेकर चलनी है। कॉन्सेप्ट्स तो स्ट्रॉन्ग हो गए ना, आपको सिर्फ वन लेवल हायर चलना है ना इसके अंदर। और यहाँ पे अगर मैं मेंस की बात करूँ तो जो हमारे क्वेश्चंस का लेवल रहता है वो इतना ज़्यादा टफ नहीं होता है क्लरिकल एग्जामिनेशन में। पीओ में हो सकता है आपने क्वेश्चंस देखे होंगे काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के आते हैं, लेकिन क्लर्क में सारे क्वेश्चंस, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, सारे क्वेश्चंस डूएबल होते हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है जो हम लोग स्किप कर दें। सिर्फ और सिर्फ हम लोग अपनी स्पीड की वजह से लैग कर जाते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं हो पाते हैं। हमें स्मार्टली चूज करने पड़ते हैं कि हमें ये क्वेश्चन करना है और ये क्वेश्चन छोड़ना है। बट अगर करके देखें तो सारे क्वेश्चंस डूएबल होते हैं। तो मेंस के और प्री के दोनों के आपको 20 क्वेश्चन करने हैं इसी टॉपिक के, सेम टॉपिक के। साथ ही साथ उसी दिन आपको 3 प्री लेवल DI करनी है। प्रीलिम्स की 3 DI मैंने क्यों बोली? क्योंकि बहुत ईजी लेवल रहता है, एकदम सुपर इजी लेवल होता है जहां से आप अपना बेसिक शुरू करते हो। प्रीलिम्स लेवल की 3 DI करोगे। अगर आपकी स्पीड बहुत स्लो है, हो सकता है 20 मिनट लग जाए आपको। अगर आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी है, 10 से 12 मिनट में आप इसको ख़त्म कर लोगे, ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। ठीक है? और एक आपको मेंस लेवल DI करनी है, कंसिडरिंग आपके पास्ट ईयर ट्रेंड्स में कैसे कैसे टॉपिक्स आ रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसको देखते हुए एक आपको मेंस लेवल DI करनी है, ताकि आपकी जो मेंस की प्रिपरेशन है वो कहीं पीछे ना छूट जाए। यहाँ पे हमने 10 दिन भी कवर कर लिए, 11 दिन भी कवर कर लिए। अब नेक्स्ट 10 डेज में क्या करना है आपको? एक टॉपिक 1 दिन। यहाँ पे आपके सारे टॉपिक्स पूरे हो गए, इन्हीं टॉपिक्स को रिपीट करना है। रिपीटिशन क्यों? क्योंकि जब हम लोग रिपीटिशन करते हैं ना तो वो चीज़ बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है। एक बार करोगे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, 2 बार करोगे एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अब 2 बार कर लिया, बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर हो गया। तो सेम जो ये टॉपिक्स हैं, 10 दिन में आपको एक टॉपिक को 1 दिन देना है। 30 क्वेश्चंस प्रीलिम्स और मेंस के करने हैं। यहाँ पे हमने 20 किए थे, हो सकता है किसी टॉपिक में आपकी वीकनेस हो, तो ये 20 क्वेश्चन मतलब कम टाइम आपको मैंने प्रैक्टिस का दिया, थोड़ा सा टाइम आप अपने कॉन्सेप्ट्स में यूटिलाइज कर सकते हो। बट हाँ, इन 10 दिनों में भी मान के चल रही हूँ कि आपने अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर जो है वो कर लिए होंगे। अब प्रीलिम्स और मेंस दोनों के क्वेश्चन आपको करने हैं, जिसमें 4 प्री लेवल DI करनी है। क्यों? स्पीड बढ़ानी पड़ेगी,
बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, और एक ही मेंस लेवल डीआई करनी है ताकि मेंस भी आप अपने टच में रखो, आपका मेंस का प्रिपरेशन जो है साइडलाइन ना हो पाए। आई होप आपसे इतना सफिशेंटली हो जाएगा। उसके बाद इन 40 दिनों में रफली 2 संडेज आएंगे आपका। अगर एग्जामिनेशन 5 को है तो 2 संडेज आएंगे, अगर 13 को है तो आपके 3 संडेज आएंगे, ठीक है। तो संडे का जो प्लान है वो आपका मैं बाद में रखूंगी, इसको इसलिए मैंने सेपरेट कर दिया ताकि बाकी की जो आपकी यहाँ पे प्रिपरेशन है वो इसके बीच में मिक्स ना हो जाए। और ये वाले 5 दिन वो है आपके एग्जामिनेशन से पहले वाले 5 दिन। ये 2 दिन छोड़ दो, ट्रैवल वाले 2 दिन छोड़ो, इन 2 दिन से पहले, मतलब अगर आपका एग्जामिनेशन 5 को है तो आप 3 और 4 को छोड़ दो ट्रैवलिंग के लिए। 3 से पहले मतलब 2 1 रिवर्स चलो, ये जो आपके 5 दिन रहेंगे उसमें आपको कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करना है। टॉपिक्स की प्रैक्टिस नहीं करनी है, जो करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। आई होप आपको ये जो प्लान है वो क्लियर हो गया होगा। और बाकी सब्जेक्ट्स का भी बाइफर्केशन जो है वो इसी तरह ही रहेगी, इन्हीं डेज में ही रहेगी, यही 10 + 11 + 2 + 5 + 2 होगा ताकि आपको अपनी प्रिपरेशन को करने में कोई भी दिक्कत यहाँ पे ना आए। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट मैं चलती हूँ यहाँ पे रीजनिंग के लिए। रीजनिंग में आपको क्या करना है, IBPS क्लर्क में कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होता है जो छोड़ने वाला होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया आपके अटेम्प्ट्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए ताकि आपको सिलेक्शन मिल पाए, इसलिए कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। तो सारे टॉपिक्स अगर साथ लेके चलने हैं, और क्योंकि इजी लेवल के होते हैं तो हमें सब कुछ करना ही पड़ेगा। सेम कहूँगी, पहले 10 दिन है वीक एरियाज, देखो पजल ढंग से नहीं बनती है, सिलॉग्स में दिक्कत आती है, ब्लड रिलेशन में दिक्कत आती है। ये 10 दिन में आप अपने सारे कॉन्सेप्ट्स उस एक चैप्टर के, उस 2 चैप्टर के कंप्लीट यहाँ पे कर लोगे ताकि आगे हम अपना प्लान अच्छे से बढ़ा पाएं। अब अगले 11 दिन आपको क्या करना है, एक टॉपिक को 1 दिन देना है, उसके 20 क्वेश्चन करने हैं। मतलब ब्लड रिलेशन आज आपने लिया, उसके 20 क्वेश्चंस प्रीलिम्स और मेंस के आपको करने हैं, दोनों के। साथ ही साथ उसी दिन आपको 3 प्री लेवल पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट बनानी है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो क्लर्क में हमारी पजल और सिटिंग अरेंजमेंट 1 से 1.5 मिनट, हाईएस्ट 2 मिनट में बन जाती है टाइमर के साथ। तो 3 प्री की पजल करनी कुछ भी मुश्किल टास्क आपके लिए नहीं रहने वाला है। और एक आपको मेंस लेवल पजल यहाँ पे करनी है, क्यों? क्योंकि आपकी मेंस की प्रिपरेशन साथ साथ चलेगी तो आप आगे जाके फोकस ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे। नेक्स्ट 10 डेज, एक टॉपिक को 1 दिन, यही टॉपिक्स यहाँ पे रिपीट होंगे, जो यहाँ पे किए वही यहाँ पे करोगे। 30 क्वेश्चंस आपको करने हैं प्रीलिम्स और मेंस के। 10 क्वेश्चन मैंने क्यों बढ़ाए, स्पीड लानी है, एक्यूरेसी लानी है। 4 प्रीलिम्स लेवल की पजल करोगे, बहुत इजीली हो जाएंगी। अगर मैं एवरेज मान के चलूँ 2 मिनट, 2 × 4 8 मिनट्स में आपकी पजल कंप्लीट हो जानी चाहिए। आप अपनी पजल्स पहले 4 इकट्ठी कर लो, टाइमर लगाओ 10 मिनट का, सॉल्व करना शुरू कर दो। 3 मिनट मान के चल रहे हो तो 12 मिनट में हो जाएगी, बहुत इजीली हो जाएगी। अब एक मेंस लेवल की पजल करनी है, हो जाएगी ये भी। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कितना लगेगा, 10 से 15 मिनट। मेंस लेवल की पजल वो मत मान के चलना जो अनडूएबल होती है, डूएबल पजल होगी, मैक्सिमम 10 से 12 मिनट में बन जाएगी आपकी पजल, अगर आप अभी प्रैक्टिस में हो तो, ठीक है। मतलब घर पे हम बनाते हैं तो थोड़ा देर लगती है, अगर हम लोग टाइमर चला के बनाते हैं तो जल्दी बन जाती है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। यहाँ पे एक मेंस लेवल की पजल आपकी रहने वाली है। 2 संडेज आएंगे, उसका प्लान मैं आपको बाद में बताऊंगी। और यहाँ पे ये जो 5 दिन, वही वाले 5 दिन आपके ट्रैवलिंग से पहले वाले, उसमें आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है। प्रैक्टिस आपको सिर्फ इन दिनों में करनी है, वो आप देख सकते हो यहाँ पे। आई होप अभी आपको ये वाला प्लान भी क्लियर हो गया होगा, जैसे हमने क्वांट का किया वैसे ही रीजनिंग का है। नेक्स्ट किसकी बात करूंगी मैं, इंग्लिश की। सेम प्लान चलेगा। 10 दिन में आपको क्या करना है, वीक एरियाज हैं ढूंढने हैं, प्रैक्टिस करनी है, क्लियर करना है प्रैक्टिस, ताकि आगे अच्छे से हो पाए। इन 11 दिनों में सेम एक टॉपिक को 1 दिन देना है। अगर मान लो आपके पास यहाँ पे टॉपिक्स 11 टॉपिक से कम है तो हो सकता है आप यहाँ पे जो आपने फर्स्ट टॉपिक किया था उसको रिपीट करना शुरू कर दो, दैट इज अप टू यू। या जो आपको टॉपिक कम आता है उसको 2 बार रिपीट कर लो। एक टॉपिक को 1 दिन देना है, 20 क्वेश्चन करने हैं प्रीलिम्स और मेंस के, जैसे हम लोग क्वांट और रीजनिंग के बारे में बात कर रहे हैं। एक एडिटोरियल करना है
जो आप डेली का करते हो, ये डेली का जो एक एडिटोरियल करते हो वो आपको करना है, और एक आरसी करनी है आईबीपीएस क्लर्क लेवल की, दैट इज सफिशिएंट। आपका डेली स्केड्यूल यहाँ से सफिशिएंट हो जाएगा। फिर हम लोग स्विच करते हैं अपने नेक्स्ट 10 डेज पे। इन नेक्स्ट 10 डेज में वही एक टॉपिक एक दिन रिपीट होगा, यहाँ पे जो यहाँ टॉपिक्स किए वही यहाँ पे करने हैं, लेकिन फर्क क्या आया नंबर ऑफ क्वेश्चंस में। 30 क्वेश्चंस आपको करने हैं प्रीलिम्स और मेंस के। एडिटोरियल एक ही करना है, लेकिन आरसीज 2 करनी है। आरसीज 2 क्यों करनी है? 7 से 8 नंबर की आपकी वेटेज रखती है आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसको भी आपने स्ट्रॉन्ग करना है। और यहाँ पे ये जो आरसी रहेगी ना, इसमें आप हो सकता है कि 2 प्रीलिम्स की कर लो, हो सकता है 1 प्रीलिम्स की और 1 मेंस की करो, ठीक है। यहां पे भी आप चूज कर सकते हो कि एक दिन आप लोग प्रीलिम्स की कर लो, फिर नेक्स्ट डे आप लोग मेंस की कर लो, ताकि आपकी जो मेंस की भी प्रिपरेशन है वो साथ साथ चले। तो इस चीज को आप यहाँ पे इस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट 2 संडेज है, उसका प्लान हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। और ये 5 दिन, वही वाले 5 दिन कोई भी प्रैक्टिस आपको यहाँ पे नहीं करनी है। तो यहाँ पे इंग्लिश का भी प्लान हमारा डिस्कस हो गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस तो हमारे प्रीलिम्स में आती ही नहीं है, पर यहाँ पे मैंने लिखा क्यों है? क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपका क्या होता है, इग्नोर कर देते हो आप इसको, इतना इग्नोर कर देते हो कि ये आपसे रूठ जाता है। लेकिन नहीं, इसको हमें साथ लेके चलना है। जो अभी तक डेली की करंट अफेयर्स नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आपने पहले नहीं करी, लेकिन अब से करनी शुरू कर दो, अदरवाइज आगे दिक्कत बहुत ज़्यादा आएगी। डेली की आज से ही करनी शुरू कर दो। जो लोग अभी नहीं इस चीज़ को जानते कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या रहती है, जो लोग ये समझते हैं ना कि हम लोग प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद या फिर प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के बाद जनरल अवेयरनेस करेंगे, बहुत बड़ी गलती करोगे। अभी समझ लेना, रियलाइजेशन अभी तक हो जानी चाहिए। अब आपको डेली का क्या करना है, यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स करने हैं आपको, जो आप रोज के करते हो, उसके एमसीक्यूज करने हैं, साथ ही साथ बैंकिंग अवेयरनेस करनी है। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें हैं। बैंकिंग अवेयरनेस जो है ना, सिर्फ 1 टाइम में होती है। ये 1 टाइम से मेरा मतलब क्या है, इसमें आपको सिर्फ चीजें समझनी होती हैं, क्रैम नहीं करनी होती, सिर्फ समझनी होती हैं। और अगर आप ये चीजें एक बारी में समझ लोगे तो दैट इज सफिशिएंट, फिर दोबारा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ऑलरेडी कर रखी है तो आप इसको रिवीजन में ला सकते हो, आधा घंटा इसको दे सकते हो, रोज का एक टॉपिक आप यहाँ पे रिवाइज कर सकते हो, दैट इज अप टू यू। लेकिन जिन्होंने नहीं करी है, रोज का एक टॉपिक लो, उसको रिवाइज करो, उसको अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, अच्छे से समझो, क्योंकि इसकी जो इंपॉर्टेंस रहती है वो 2 जगह पे रहती है। कहाँ कहाँ पे रहती है? जनरल अवेयरनेस में भी रहती है और इंग्लिश में भी रहती है। अब जनरल अवेयरनेस का तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि बैंकिंग अवेयरनेस के आपके हो सकता है 1 क्वेश्चन आए एग्जामिनेशन में, 5 भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं, 15 भी आ सकते हैं, कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं। कोई भी प्रेडिक्ट इसको यहाँ पे नहीं कर सकता है कि बैंकिंग अवेयरनेस के कितने क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन इसकी इंग्लिश में क्या यहाँ पे इसका जो बेनिफिट है वो मैं आपको बताती हूँ। जब आप एडिटोरियल्स रीड करते हो या फिर जब आप लोग आरसीज करते हो, एडिटोरियल करते हो या फिर आरसीज करते हो, अगर उसमें आपका कोई भी फाइनेंशियल टॉपिक का एडिटोरियल या फिर आरसी आया है, तो उसमें क्या होगा, फाइनेंस की टर्म्स आएंगी, बैंकिंग की टर्म्स आएंगी, जो आपको समझ में नहीं आएंगी, बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगी। और अगर आपने इन एडिटोरियल्स को पढ़ने से पहले ये बैंकिंग अवेयरनेस अपनी स्ट्रॉन्ग करी होगी, तो ये एडिटोरियल्स आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में यहाँ पे आने वाले हैं। तो दीज ऑल 3 फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर जनरल अवेयरनेस, जो कि आप बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हो। आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको इसको अपना क्या बनाना है, जैसे मैं बोलती हूँ, आप इसको अपना क्या बना लेना है, बेस्ट फ्रेंड बना लेना है। क्यों? क्योंकि डेली करना है, ठीक है। दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू इन द मेंस एग्जामिनेशन। आई होप आपको ये सब चीजें अभी तक क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, संडे स्पेशल। जैसे हम लोग एक वीक में इंतजार करते हैं ना कि हमारा वीक कब खत्म होगा, छुट्टी कब आएगी,
जो भी लोग जॉब करते हैं वो यही सोचते हैं कि संडे हमारा वीकडे होगा, हम लोग बहुत ज़्यादा आराम करेंगे। लेकिन हम जैसे एस्पिरेंट्स जो हर पूरे वीक में 6 दिन बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, संडे का वेट करते हैं ताकि हमें रिफ्रेशमेंट मिले, कहीं बाहर जा सकें, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकें, तो यही संडे स्पेशल होगा। आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करनी है करंट अफेयर्स की। कौन सी रिवीजन करनी है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। यहाँ पे जो आपने मान लो आज से आप कर रहे हो, तो ये मंडे से लेके संडे तक जितना आपने मंडे से लेके संडे तक, आई रिपीट संडे का भी आप करोगे, जितना आपने करंट अफेयर्स किया पूरे वीक का वो आप यहाँ पे रिवाइज करोगे। सिर्फ एक वीक का बोल रही हूँ, 7 दिन का बोल रही हूँ, 2 से 3 घंटे या मान लो मैक्सिमम 4 घंटे आपको लग जाएंगे रिवाइज करने में अच्छे से। तो ये आपको सिर्फ यहाँ पे करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना। पूरे वीक के MCQs लगा लेना ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी हो जाए, आपको पता चल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं एग्जामिनेशन में आते हैं। उसके बाद क्विजेस ये यहाँ पे ऑप्शनल रहेगी। ऑप्शनल क्यों रहेगी? क्योंकि ये बाकी सब्जेक्ट्स की क्विजेस हैं। अगर आप अपनी प्रैक्टिस में, जो आपने पहले प्रैक्टिस, मैंने आपको प्रैक्टिस शेड्यूल दिया है, उसमें अगर आप लोग क्विजेस इंक्लूड नहीं कर रहे हो तो आप वीकेंड पे क्विजेस लगा सकते हो टॉपिक्स की जो आपको लगता है कि वीक है या जो आपको लगता है कि हमें करने चाहिए। लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप डेली प्रैक्टिस में डेली की एक क्विज लगा लेते हो ना, जैसे मैंने आपको क्वांट में, रीजनिंग में एक टॉपिक एक दिन का बताया, तो उसकी अगर आप लोग यहाँ पे क्विज लगा लेते हो ना तो आपको फिर कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि डेली का हो जाएगा, बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा। फिर आपको संडे को सिर्फ GA करनी है और कुछ नहीं करना। लेकिन अगर आप लोग तब नहीं करते हो, कोई 3-4 टॉपिक जो है वो छोड़ देते हो, तो उसकी क्विज आप संडे को लगा सकते हो। एंड बाकी टाइम जो है उसमें आप अपना एंजॉय कर सकते हो, मूवी देख लो, फ्रेंड्स के साथ चले जाओ, पिज्ज़ा पार्टी कर लो, जो आपका मन करे वो कर सकते हो। सो दिस इज़ योर संडे स्पेशल। आई होप आपको 40 दिन का पूरा प्लान क्लियर हो गया होगा एंड शायद थोड़ा सा डाउट अभी यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उससे नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि जो क्लरिकल एग्जामिनेशन होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड होता है? 2 फैक्टर्स पे जो मैंने आपको बताए थे, विच इज स्पीड एंड एक्यूरेसी। ये 2 फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं आपके IBPS क्लर्क के, जो आपको एग्जामिनेशन क्लियर करवा के जाएंगे डेफिनेटली। यहाँ पे क्वांट में लोगों की स्पीड नहीं बनती है, बिल्कुल भी नहीं बनती है। तो स्पीड बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है? डेली की 20 सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन क्वेश्चंस करने हैं, 20 नंबर सीरीज क्वेश्चन करने हैं और 20 क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन करने हैं यहाँ पे, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसे टॉपिक हैं जो आपकी स्पीड को इन्हांस करते हैं। दीज आर योर स्पीड बूस्टर टॉपिक्स। स्पीड बूस्टर टॉपिक्स हैं आपके, और इनसे आपकी स्पीड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इन्हांस होगी, ठीक है। मैं बार बार बताती हूँ, अब फिर से बताऊंगी। टेबल्स आपको करने हैं 20 तक, डेली के रिवाइज कर लिया करो, सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। लिखना चाहो तो लिख लो, ओरली करना चाहो तो ओरली कर लो, बिकॉज ये जो टेबल्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे स्पीड और एक्यूरेसी आपकी इन टॉपिक्स में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्वांट के लिए ये था। रीजनिंग के लिए मैं कहूँगी जो आप 4 पजल टोटल या फिर 3 पजल कर रहे हो, उसको आप टाइमर के साथ करो। टाइमर के साथ करोगे अपने आप स्पीड आएगी, अपने आप एक्यूरेसी आएगी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं। अब जो फर्स्ट टाइप के एस्पिरेंट्स थे, जिनको लगता है कि उनका PO का एग्जामिनेशन जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया है और क्लियर हो जाएगा, उनके लिए ये जो 40 दिन है, या मैं कहूँ 40 नहीं बोलूँगी, ये जो आपके पास 28 को आपका शायद एग्ज़ाम है, तो आप अपना मेंस का एग्जामिनेशन जब तक है तब तक सिर्फ और सिर्फ मेंस की तैयारी करो। प्रीलिम्स पे फोकस मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि अदरवाइज फिर आपका मेंस जो है वो बिगड़ जाएगा। होता है ना कि आप एक स्टेप तो कंप्लीट कर रहे हैं, दूसरा स्टेप आपका बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, क्योंकि यही डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा आपके इंटरव्यू के लिए एज वेल एज आपकी फाइनल लिस्ट के लिए। मेंस के लिए अच्छे से तैयारी करो, प्रीलिम्स की टेंशन छोड़ दो, क्योंकि आपके टॉपिक्स भी क्लियर हैं, आपकी स्पीड भी अच्छी है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी गार्निशिंग की ज़रूरत है, वो हम कर लेंगे, ठीक है। मेंस एग्जामिनेशन आपने दिया, उसके नेक्स्ट डे से ही लग जाओ,
उसके नेक्स्ट डे से आपको क्या करने हैं, जितने भी दिन है रफली मैं कहूँ, अगर एक वीक भी है आपके पास, अगर मैं कहूँ आपका एग्जामिनेशन 5 को है या फिर 13 को है, तो आपके पास 13 को है तो ज़्यादा दिन हो जाएंगे, 5 को है तो थोड़े कम दिन हो जाएंगे। एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन के तुरंत बाद नेक्स्ट डे सिर्फ और सिर्फ क्लैरिकल के मॉक्स लगाने शुरू कर दो। डेली के 3 मॉक टेस्ट दो, क्योंकि आपको पूरा दिन करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने, उनका एनालिसिस करना है। इतना तो आपका स्टडी स्केड्यूल होगा कि आप लोग बहुत ज़्यादा टाइम अपनी स्टडी को डिवोट करते हो, तो आप लोग डेली के 3 मॉक टेस्ट लगाओगे, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट कि आपकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। एक्यूरेसी आपको भी पता है कि कैसे लानी है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी पीओ के लिए कॉन्फिडेंट हो, राइट। सिर्फ स्पीड का खेल है, स्पीड आपकी मॉक टेस्ट से आ जाएगी। रही दूसरी बात, जनरल अवेयरनेस आपको डेली का करना पड़ेगा, क्योंकि मेंस के लिए भी आप डेली का कर रहे हो, तो बाद में जब आपका प्रीलिम्स भी आता है तब भी आपको डेली का करना है, ताकि कोई भी बैकलॉग ना लगे। तो जो फर्स्ट टाइप के एस्पिरेंट्स थे उनके लिए सिर्फ इतनी सी एडवाइस थी, अगर ये फॉलो कर लोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ पे मिल जाएगी। आई होप आपको ये 40 डेज का प्लान जो है वो क्लियर अभी तक हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेंस की। मेंस के लिए भी रफली आपके पास 40 डेज होंगे प्रीलिम्स के बाद। अपने रिजल्ट की वेट मत करना कि रिजल्ट आएगा तो मैं तैयारी शुरू करूंगा, तो मैं मेंस के लिए पढ़ना शुरू करूंगा, गलती करोगे। अपने रिजल्ट की वेट मत करना, प्रीलिम्स के जस्ट बाद लग जाना मेंस के लिए। इसको भी मैंने बाइफरकेट किया है यहाँ पे 7 + 17 + 5 + 5 + 4। कैसे? ये 2 दिन मैं फिर से मान के चल रही हूँ कि आपके किस में जाएंगे, ट्रैवलिंग में जाएंगे। जिनका एग्जामिनेशन बाहर होगा सिटी से डेफिनेटली जाएंगे, एवरेज 2 दिन माना, 1 दिन आने जाने में, फिर उसके बाद आपको थोड़ी सी टायर्डनेस हो जाती है, नहीं पढ़ा जाता है, तो 2 दिन आपके ट्रैवलिंग के। उसके बाद देखो प्रीलिम्स के जस्ट बाद जो आपके पास 1 वीक होने वाला है यहाँ पे, उस वीक में आप अपने टॉपिक्स देखोगे जो आपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की तैयारी में थोड़े से वीक छोड़ दिए थे कि मैं मेंस के लिए तैयारी कर लूँगा, या जिनमें आपको लगता है कि आपके मेंस की मतलब एडवांस लेवल की तैयारी अच्छी नहीं है, उन टॉपिक्स को आप यहाँ पे क्लियर करोगे। 1 वीक इज़ मोर देन सफिशेंट। उसके बाद वाले 17 डेज आपको क्या करना है, एक टॉपिक एक दिन करना है, 20 क्वेश्चन मेंस लेवल के ही करने हैं, क्योंकि कोई भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपका यहाँ पे नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ मेंस को ही फोकस करना है। और 3 आपने मेंस लेवल DI यहाँ पे करनी है। मिनिमम 3 लिखी हैं, मैक्सिमम 4 भी हो सकती हैं, या जितनी आप करना चाहो, दैट इज अप टू यू। मैंने आपको यहाँ पे मिनिमम सब कुछ बताया है, ठीक है। तो वही टॉपिक्स मैं कौन से बोल रही हूँ, अरिथमेटिक के टॉपिक्स अभी तक अंडरस्टूड होंगे। एक टॉपिक को 1 दिन दो, कंप्लीट हो गए, फिर से दोबारा से शुरू कर दो वही साइकिल। जैसे आपने 1 to 10, 1 to 12 टॉपिक्स किए, फिर से साइकिल शुरू कर दो, उसको रिपीट करना शुरू कर दो। यहाँ पे ये आपके अरिथमेटिक के क्वेश्चंस हैं। एक टॉपिक को 1 दिन दोगे, 20 क्वेश्चन करोगे, 3 मेंस लेवल DI करोगे। यहाँ पे अगर आपको न्यू पैटर्न करना है तो उसमें 1 दिन न्यू पैटर्न के लिए रख लो, उसको प्रैक्टिस कर लो, दैट इज अप टू यू। उसके बाद आ जाओ 5 दिन। ये 5 दिन वो हैं जो आपके, यहाँ से बताती हूँ, रिवर्स में चलती हूँ। 5 संडेज के लिए अलग से प्लान है हमारा, संडेज के लिए प्लान हमारा अलग रहेगा। संडेज के अलावा ये जो 4 दिन है ये होंगे आपके ट्रैवलिंग से पहले वाले 4 दिन। पेपर से पहले ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग से पहले वाले 4 दिन आपको कुछ भी प्रैक्टिस यहाँ पे नहीं करना है, कोई भी टॉपिक की प्रैक्टिस नहीं करनी है। और इन 4 दिन से पहले वाले जो 5 दिन होंगे, ठीक है, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है कि आप अपने मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो, क्योंकि यहाँ पे आप अपने टॉपिक्स को कंप्लीट कर चुके हो। अगर इस शेड्यूल से चलोगे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, स्पीड में भी और एक एग्जामिनेशन वाली फीलिंग में भी। क्योंकि मेंस के जो मॉक टेस्ट होते हैं ना, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स नहीं करते हैं, गलती करते हैं। अगर आप करोगे मॉक टेस्ट तो आपको थोड़ी सी एग्जामिनेशन वाली फील भी आएगी, और एग्जामिनेशन में आपका डर भी निकल जाएगा कि मुझे अपने पेपर को कैसे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का स्केड्यूल था। नेक्स्ट मैं देखूंगी यहाँ पे रीजनिंग का। रीजनिंग की भी सेम बाइफर्केशन है। पहले 7 दिन आप लोग जो टॉपिक वीक है उसको कंप्लीट करोगे। अगले 17 दिन एक टॉपिक को 1 दिन दोगे, 20 क्वेश्चन करोगे, खत्म हो गए टॉपिक्स, दोबारा से रिपीट, दैट इज अप टू यू। फिर 3 मेंस लेवल आप पजल सीटिंग अरेंजमेंट करोगे, मैक्सिमम 4 से 5 भी हो सकती हैं।
दैट ओनली डिपेंड्स अपॉन यू। और न्यू पैटर्न के क्वेश्चन है वो भी आप इन 17 दिन के अंदर ही रखना, मतलब अगर आपके बाकी सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए फिर आप एक दिन न्यू पैटर्न क्वेश्चंस के लिए रख लो, दैट इज सफिशिएंट। उसके बाद ये 2 दिन ट्रैवल के गए। ट्रैवल से पहले वाले 4 दिन आपको कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करना है। 5 संडेज के लिए हमारे पास आपके लिए अलग प्लान है, और इन 4 दिनों से पहले जो 5 दिन होंगे उसको आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट पे फोकस ही रखना है और किसी पे फोकस नहीं रखना है। सेम जैसे क्वांट का प्लान था वैसे ही रीजनिंग का प्लान है, सिर्फ और सिर्फ सिलेबस का चेंज हुआ है यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की। सेम बाइफर्केशन रहेगी। पहले हफ्ते आपको वीक एरियाज ढूंढने हैं कि कौन कौन से आपके वीक एरियाज हैं, उनको आपने पूरा करना है। अगले 17 डेज आपको एक टॉपिक को एक दिन देना है। मेंस लेवल के क्वेश्चंस करने हैं यहाँ पे कितने, 20 मेंस लेवल के क्वेश्चन आप यहाँ पे करोगे। अगर पैरा जंबल है तो मतलब मैं 4 सेट की बात कर रही हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन में एक सेट में 5 क्वेश्चन होते हैं, तो 4 सेट की बात कर रही हूँ, टोटल 20 क्वेश्चंस। एक एडिटोरियल जो आप डेली कर रहे हो उसकी वोकैबुलरी जो आप कर रहे हो, 2 आरसीज मेंस लेवल की आरसीज, और क्विजेस मैं वही कहूंगी, अगर आपने इंक्लूड करनी है अपने स्केड्यूल में तो करो, अदरवाइज वीकेंड के लिए छोड़ दो, दैट इज अप टू यू। लेकिन डेली का करोगे तो बैकलॉग नहीं लगेगा, सेम टॉपिक की प्रैक्टिस हो जाएगी, जो टॉपिक आप कर रहे हो उसकी क्विज लगा लो, दैट इज सफिशिएंट। उसके बाद देखो 5 दिन, ये 4 दिन से पहले वाले 5 दिन सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट पे फोकस रखना है और किसी पे फोकस नहीं रखना है। संडे का अलग प्लान है, और ये जो 4 दिन है कोई भी प्रैक्टिस नहीं करनी है। ये ट्रैवल वाले से 2 दिन से पहले वाले 4 दिन आपके रहने वाले हैं। तो ये तो हो गया हमारा इंग्लिश का स्केड्यूल। अब बात आती है जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस में आपने क्या करना है, डेली का बता रही हूं। इस सब्जेक्ट को आपको डेली के 3 से 4 घंटे देने पड़ेंगे मेंस के लिए, बिकॉज इट इज योर मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन। मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन किस लिए है, क्योंकि हम लोग इसको अगर ज़्यादा अच्छे से मेमोराइज कर लेंगे तो ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा हमारे मार्क्स मैक्सिमाइज करने के लिए। 3 से 4 घंटे रोज देने हैं, ज़्यादा दे रहे हो तो दैट इज अप टू यू, दैट इज वेरी वेरी गुड ऑन योर पार्ट। डेली की करंट अफेयर्स जो आप कर रहे हो वो आपको करनी है। रिविजन करनी है पिछले मंथ्स की। कितने मंथ्स की, जब आपका एग्जामिनेशन है उससे पहले वाले 6 मंथ्स आपको देखने हैं, उसकी करंट अफेयर्स को आपने यहाँ पे क्लियर करना है, उसकी करंट अफेयर्स को आपने यहाँ पे रिवाइज करना है। अगर आप बोलोगे कि मैम 6 महीने से पहले भी करंट अफेयर्स पूछी जाती है, तो यहाँ पे आपको एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूँ, 6 महीने तो आपसे बहुत मुश्किल से होंगे, बहुत सारी न्यूज़ होती हैं, यही बहुत मुश्किल से होंगे, उससे पहले वाले 6 महीने आप कैसे कर लोगे। यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ ये देखो कि इन 6 मंथ्स में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और पहले वाले 6 मंथ्स में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप 6 + 6 बोल रहे हो ना, ये तो एग्जामिनेशन से पहले 6 मंथ्स, और ये 6 मंथ्स इन 6 मंथ्स से भी पहले वाले 10% क्वेश्चन आएंगे इसमें से, इससे भी कम आ सकते हैं। हो सकता है 1 ही क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है 2 ही क्वेश्चन आ जाए, लेकिन बाकी के 90 to 95% क्वेश्चंस के लिए आप अपनी मेहनत क्यों उस पर लगा रहे हो, जबकि आप इसमें अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हो। इनको छोड़ दो, 3-4 क्वेश्चन का आप रिस्क आराम से ले सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है। फोकस करो जो बाकी के आप क्वेश्चन कर रहे हो, 95% क्वेश्चन कर रहे हो वो आपके सही हो, स्कोर आपका बहुत अच्छा जाएगा, एग्जामिनेशन आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको एमसीक्यूज करने हैं। एमसीक्यूज कौन से वाले, डेली वाले भी, और जो आप रिवीजन कर रहे हो उस मंथ के भी, मतलब जैसे आप कर रहे हो वैसे आपको करना है। अगर मान लो आपने पिछले किसी 1 वीक की उठाई है तो उसी 1 वीक के आप एमसीक्यूज यहाँ पे कर लोगे। एंड अगर आपको लगता है कि आपकी जो बैंकिंग अवेयरनेस है, उसको आपने फिर से तैयार करना है, तो आप उसको भी यहाँ पे ½ एन आवर अपना दे सकते हो, ½ एन आवर अपना उसको यहाँ पे भी दे सकते हो, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है दोबारा से क्लियर हो जाएं। तो अभी तक आई होप आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स का, प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी स्केड्यूल क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट चीज की बात कर लेते हैं, संडे स्पेशल।
संडे स्पेशल क्यों लिखा? क्योंकि इसमें हमें थोड़ी सी इंजॉयमेंट मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे हमें सेम चीज़ करनी है, करंट अफेयर्स की रिवीजन करनी है। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको और बता दूँ, ये जो वर्ड है ना, ये जनरल अवेयरनेस का ना फेवरेट वर्ड होता है। जनरल अवेयरनेस का, जैसे हम जीए को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहते हैं ना, वैसे इसका ऑलरेडी एक बेस्ट फ्रेंड है, रिवीजन। ये बोलेगा कि अगर आपको मेरे से दोस्ती करनी है तो आपको इस वर्ड से दोस्ती करनी पड़ेगी, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको मेरा फ्रेंड बनना है तो आपको पहले इसका फ्रेंड बनना पड़ेगा, फिर मैं आपका फ्रेंड बन जाऊंगा, फिर मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। लेकिन ये जो रिवीजन है, आपको मल्टीपल वर्ड सबने सुना है, बहुत ज्यादा सुना है। एक होती है मल्टीपल रिवीजन, एक सोर्स से, एक होती है मल्टीपल सोर्सेस, मल्टीपल तो मैंने लिख दिया। एक होते हैं मल्टीपल सोर्सेस, वन टाइम रिवीजन। दो चीजें होती हैं यहां पे। देखने से कौन सी ज्यादा फैसिनेटिंग लग रही है? ये वाली? गलत, ये वाली। आपको क्या करना है? आपको मल्टीपल रिवीजन करनी है। जो सोर्स आप फॉलो कर रहे हो उससे सोर्स चेंज अपना मत करना। कोई कहे कि इनके सोर्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से आप अपने बेस्ट एमसीक्यूज कर लो, बेस्ट न्यूज़ कर लो, आपको नहीं करनी है। जो सोर्स आप पहले से फॉलो कर रहे हो उस पर ही रिलाई करो, उसको बहुत अच्छे से करो। अगर मैं आपकी जगह होती तो एग्जामिनेशन से पहले कम से कम 5 से 6 बार रिविजन करके जाती इन 6 मंथ्स की। 6 मंथ्स की रिवीजन में डेफिनेटली करके जाती अगर मैं आपकी जगह पे होती। तो आपको मल्टीपल रिवीजन करनी है एक सोर्स से जो आप फॉलो कर रहे हो। साथ ही साथ जो थोड़ी सी आपको दिक्कत और रहती है स्टैटिक की ना, उसको भी कवर कर लेते हैं यहाँ पे। जनरल अवेयरनेस में जो आपका स्टैटिक का पार्ट होता है उसके 2 बाइफिकेशंस रहती हैं। एक तो आपकी करंट अफेयर्स की स्टैटिक जो आती है और एक बैंकिंग अवेयरनेस की स्टैटिक जो आती है। करंट अफेयर्स की जो आपकी स्टैटिक रहेगी वो आपके डेली करंट अफेयर्स से कवर हो जाएगी। जो आपकी नेशंस जो हैं वो न्यूज़ में होंगे, जो कंट्रीज न्यूज़ में होंगी, सिर्फ उसी की करेंसी पूछी जाएगी। जो आपका नेशनल पार्क न्यूज़ में होगा सिर्फ वही पूछा जाएगा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो ये आपकी वहाँ से कवर हो जाएगी। और बैंकिंग अवेयरनेस का जो स्टैटिक है वो आपकी बैंकिंग अवेयरनेस से कवर हो जाएगा। स्टैटिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं, जब वो आप पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप जनरल अवेयरनेस का क्लियर हो गया है। एंड संडे स्पेशल में आपको क्या करना है? सिर्फ रिविजन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आप रिवाइज कर रहे हो उसके। और अगर आपने अदर सब्जेक्ट्स की क्विजेस देनी है वीकेंड पे तो आप दे सकते हो, अदरवाइज डेली का कर रहे हो तो इसको यहाँ से स्किप कर देना, क्योंकि हमें थोड़ा सा एंजॉय भी करना है। वी आर नॉट मशीन्स, वी आर ह्यूमंस, वी ऑल्सो रिक्वायर आर रिफ्रेशमेंट टाइम, जो कि हमें संडे को मिलेगा, ताकि हम लोग मंडे को जो है फिर से अपने ट्रैक पर आ सके। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट प्रीलिम्स एंड मेंस। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट जो होते हैं ना, these are my favorite, these were my favorite, these are my favorite and these will be my favorite. why? क्योंकि जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही थी ना, सिर्फ और सिर्फ मेरी प्रिपरेशन में मुझे 2 स्टेप्स इनहैंस कौन करते थे? मॉक टेस्ट करते थे। बाकी बच्चों से अगर मैं आगे निकलती थी तो क्यों निकलती थी? क्योंकि मैं मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा देती थी। आप लोग अगर नहीं देते हो और फिर भी आपका स्कोर आ जाते हैं, दैट इज़ अ वेरी रेयर चांस। लेकिन ऑन एन एवरेज बात करूं तो अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तभी आपका स्कोर बढ़िया आएगा, तभी आपका स्कोर अच्छा आएगा, तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी, तभी एक्यूरेसी बढ़ेगी और एग्जामिनेशन का डर निकल जाएगा। प्रीलिम्स की जो हमने पहले बाइफर्केशन करी थी उसी बाइफर्केशन के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बताऊंगी। पहले वाले जो 10 दिन थे जब आपने सिर्फ और सिर्फ अपने लूप होल्स फाइंड किए थे, उन 10 दिनों के अंदर आपको एक मॉक टेस्ट हर 2 दिन के बाद देना है। आज मॉक टेस्ट दिया, कल उसका एनालिसिस करो, एक दिन छोड़ दो, फिर मॉक टेस्ट दो, फिर एनालिसिस करो, फिर एक दिन छोड़ दो, फिर मॉक टेस्ट करो। इस हिसाब से जो नेक्स्ट 11 डेज थे उसमें आपको ऑल्टरनेट डे पे देना है। मतलब आज आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, अगले दिन एनालिसिस किया, फिर मॉक टेस्ट दिया, फिर एनालिसिस किया, इस तरीके से सेम डे एनालिसिस कर लेते हो तो अगले दिन आपका ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट 10 डेज आपको डेली का एक मॉक देना है, दैट इज वेरी मस्ट फॉर यू। 2 संडेज का ऑलरेडी मैंने आपको प्लान बता दिया कि यहाँ पे आपके पास कोई भी मॉक टेस्ट नहीं होंगे।
कोई भी मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे नहीं देने हैं संडे को। और जो लास्ट के 5 दिन होंगे, दीज आर द क्रूशियल 5 days फॉर अस। इसमें आपको 3 मॉक टेस्ट देने हैं एक दिन के अंदर ही, बिकॉज आप कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आपके कोई भी टॉपिक की प्रैक्टिस यहाँ पे नहीं हो रही है। दैट मीन्स आपके पास सफिशिएंट टाइम है मॉक टेस्ट देने के लिए। 3 आप दोगे, डेफिनेटली पेपर क्लियर होगा। और अगर ऐसा हेल्पफुल रहता है तो आप मुझे ज़रूर बताना कि हाँ मैम मॉक टेस्ट दिया, मुझे बहुत हेल्प मिली। इस शेड्यूल को फॉलो करोगे टेस्ट के लिए तो आपको बहुत अच्छा आइडिया लगेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। टेस्ट का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ मिरर, जिसके सामने आप खड़े हो, जिसके सामने आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालिसिस कर रहे हो उसका, कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, कौन सी मेरी वीकनेस है, कौन सी मेरी इंप्रूवमेंट जो है मुझे लानी है। ठीक है, प्रीलिम्स की बात हो गई। अब मैं बात करूँगी मेंस की। बाइफर्केशन मेंस वाली है जो मैंने आपको 40 days की बताई थी। 2 दिन तो ट्रैवल के अलग हटा दो, 7 दिन जिसमें आप अपने लूप होल्स फाइंड कर रहे थे, उस वीक के अंदर आपको 2 मॉक टेस्ट देने हैं। जब आपका दिल करे तब दे दो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। 17 दिन में आप 3 दोगे पर वीक, मतलब एक वीक में आप 3 मॉक टेस्ट दोगे। 17 दिन की बात करूं तो यहाँ पे 7 + 7 14 + 3। इस वीक में आप 3 दोगे, इस वीक में आप 3 दोगे, इस वीक में आप 1 ही दोगे। दैट इज सफिशिएंट। टोटल कितने हो गए? 7 मॉक टेस्ट हो गए। इन 17 days में आपको 7 मॉक टेस्ट मेंस के देने ही देने हैं, अलॉन्ग विद द एनालिसिस। ये 5 दिन कौन से थे? ये 4 दिन से पहले वाले। इसमें आपको 3 मॉक टेस्ट देने हैं, मतलब इन 5 दिन के अंदर आपको 3 देने हैं। कैसे देते हो दैट इज अप टू यू। संडे को आपका कोई भी मॉक टेस्ट नहीं रहेगा, दैट इज फ्री टाइम फॉर यू। और इन 4 दिनों में आपको कोई भी मॉक टेस्ट नहीं देना है, कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? जनरल अवेयरनेस पे फोकस करना है। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन, दैट इज डेफिनेटली सफिशिएंट फॉर यू। यहाँ पे हमने स्केड्यूल भी डिस्कस किया डेज का, और मॉक टेस्ट का भी स्केड्यूल डिस्कस किया। अब आई होप आपको कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी। अब बात रही उनके लिए जो फर्स्ट कैटेगरी के थे, जो मैंने मेंस का यहाँ पे बताया था आपको पूरा शेड्यूल 40 days का, वही आपको फॉलो करना है अपने मेंस एग्जाम, अपनी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बाद में। जिस तरीके का वो था उसमें आपके लिए कोई भी चेंज नहीं है, आप इसी को ही फॉलो करना। और मॉक टेस्ट में भी आपके लिए कोई भी चेंज नहीं है, आप यही फॉलो करना, दैट इज सफिशिएंट। प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट का मैंने आपको बता दिया। आपको मेंस एग्जामिनेशन, पीओ मेंस एग्जामिनेशन के बाद आपको अपने मॉक टेस्ट देने शुरू करने हैं, प्रैक्टिस नहीं करनी है। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे 2 तरह के एस्पिरेंट्स होंगे। पहले वो जिन्होंने किसी और वेबसाइट से मॉक टेस्ट परचेज कर रखे हैं, और दूसरे वो जो भी सोच रहे हैं कि हमें मॉक टेस्ट परचेज करने हैं IBPS क्लर्क के लिए या फिर अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए। तो दोनों की ही बात करूंगी। सबसे पहले उनकी बात करूंगी जिन्होंने मॉक टेस्ट कहीं और से परचेज कर रखे हैं। उनके लिए यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा इनिशिएटिव है जो आपकी स्पीड को इन्हांस करेगा। जैसे कि मैंने आपसे बात करी कि IBPS क्लर्क इज ऑल अबाउट इन्हांसिंग योर स्पीड एंड एक्यूरेसी। वो आपकी कैसे इन्हांस होगी वो आपको मैं यहाँ पे बताऊंगी। तो दिस इज आवर वेबसाइट, होम पेज है उसका। थोड़ा सा आप इसको स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि वी हैव अ टैब विच इज ऑफ मिनी मॉक टेस्ट। मिनी मॉक टेस्ट में आपको यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो अलग अलग भी सब मिल जाएगा, लेकिन आई वुड सजेस्ट जस्ट गो फॉर मिनी मॉक कॉम्बो विच इज फॉर IBPS क्लर्क। इसको अगर आप लोग ओपन करोगे तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? यू विल बी हैविंग 75 मिनी मॉक टेस्ट। उनके आगे बाइफर्केशन क्या है? 75 टेस्ट में आपको यहाँ पे 25 टेस्ट डेटा इंटरप्रिटेशन के मिलेंगे, 25 टेस्ट पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के मिलेंगे, एंड 25 टेस्ट विल बी योर स्पीड बूस्टर सेशंस। ठीक है, 25 टेस्ट में मतलब जैसे मैंने आपको बताया डेटा इंटरप्रिटेशन के, तो हर एक टेस्ट में मतलब पहला टेस्ट आप खोल रहे हो उसमें आपको 4 सेट मिलेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन के। 4 सेट मतलब हर एक सेट में 5 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल यू विल बी हैविंग 20 क्वेश्चंस, दैट मीन्स 4 सेट्स, और ऐसे आपको 25 सेट मिलेंगे। 25 का मतलब क्या हो गया? 100 DIs इस कॉम्बो में आपके पास रहेंगे। नेक्स्ट 100 पजल, सिमिलर पैटर्न, 25 टेस्ट होंगे। हर एक टेस्ट में
4 पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट होगी, मतलब 4 into 5, हर एक सेट में 5 क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चंस रहेंगे अलॉन्ग विद द टाइमर। मिनी मॉक का सिर्फ हमारा यही एक मोटिव था कि आपको स्पीड आपकी कैसे इनहेंस हो, सारे के सारे क्वेश्चंस जो आप प्रैक्टिस करोगे टाइमर के साथ करोगे, जो कि एक अप्रोप्रिएट टाइमर होगा जिस टाइमिंग में आपके क्वेश्चंस पूरे हो जाने चाहिए। ठीक है, टाइमर के साथ रहेंगे। और जो 25 स्पीड बूस्टर टेस्ट होंगे उसमें आपके पास 1000 स्कोर बूस्टर क्वेश्चंस होंगे। स्पीड बूस्टर बोलो, स्कोर बूस्टर बोलो, दैट इज सेम थिंग। इसमें क्या रहने वाला है, 1000 क्वेश्चंस की बाइफर्केशन कैसे होगी, 500 सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस रहेंगे, 250 नंबर सीरीज के क्वेश्चन रहेंगे और 250 आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन रहेंगे, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं आपका टू डू लिस्ट में डेफिनेटली रहेंगे, डेली बेसिस के रहेंगे। तो अगर आपको यहाँ पे स्कोर बूस्टर सेशंस में, स्कोर बूस्टर क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो क्यों ना इनको सॉल्व किया जाए, विच इज ऑल्सो अलॉन्ग विद द टाइमर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके पास स्पीड बूस्टर टेस्ट है, 40 क्वेश्चंस, बाइफर्केशन में बता देती हूँ, 20 questions will be of simplification, 10 questions will be of number series and 10 questions will be of quadratic equation in a single test। टाइमिंग क्या है, 20 मिनट्स की। तो डेफिनेटली आपका जो एक दिन का काम होगा एटलीस्ट उसका 70 to 80% आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा अलॉन्ग विद द टाइमर। तो उससे ज़्यादा आपको यहाँ पे क्या चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर मिनी मॉक, जिसमें आपको ये सब कुछ मिलेगा अगर आप लोग कॉम्बो परचेज करते हो, विच इज ऑल्सो एट अ वेरी मिनिमल प्राइस। ज़्यादा प्राइस इसका नहीं है क्योंकि आपने ऑलरेडी किसी और वेबसाइट से परचेज कर रखा है। तो डेफिनेटली आप इसके लिए ज़रूर जा सकते हो एंड आई वुड सजेस्ट कि आप इसको परचेज करो, क्योंकि आपकी स्पीड, एक्यूरेसी, जैसे मैं बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा इन्हांस होगी, डेफिनेटली हेल्प करेगी। एंड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस, जो भी लेवल आपका क्लरिकल का रहता है उसी लेवल के क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या फोकस करते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आए, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, दोनों फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं ताकि जो हमारा फ्यूचर जो अनप्रिडिक्टेबल है ना उसमें भी आपको कोई भी रिस्क ना रहे। ठीक है, अब मैं बात करूंगी वो लोग जिनके पास अभी मॉक टेस्ट किसी भी साइट से जिन्होंने परचेज नहीं किए हैं, जो भी सोच रहे हैं कि मुझे IBPS क्लर्क के लिए या फिर अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए करना है। तो व्हाट यू हैव टू डू, होम पेज पे हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टैब्स दिखेंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको सिर्फ और सिर्फ IBPS क्लर्क के लिए लेना है तो यहाँ पे जैसे आपको सारे डिफरेंट टैब्स दिख रहे हैं, उसमें से एक IBPS क्लर्क का भी है, उसको अगर हम लोग ओपन करेंगे तो यहाँ पे फिलहाल हमारा प्रीलिम्स का जो सेट है वो यहाँ पे अवेलेबल है। मेंस का सेट अभी अपडेट हो जाएगा। तो प्रीलिम्स के जो हमारा सेट है उसमें हम लोग देख लेते हैं कि कितने मॉक टेस्ट हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे इस सेट के अंदर 35 मॉक टेस्ट हैं। 35 मॉक टेस्ट की बाइफर्केशन क्या है, इसमें से एक फ्री टेस्ट है, 19 फुल लेंथ टेस्ट है, मतलब 1 आवर वाले 20 यू माइट बी नोइंग 100 क्वेश्चंस, 15 सेक्शनल टेस्ट हैं रहेंगे और क्वेश्चंस जो है वो बायलिंगुअल रहेंगे, मतलब हिंदी में भी रहेंगे और इंग्लिश में भी रहेंगे। ये मैं आपको उसके लिए भी बता देती हूँ जिन्होंने ऑलरेडी परचेज कर रखा है। तो हमारे जो क्वेश्चंस रहेंगे ना, पूरी की पूरी वेबसाइट पे कोई सा भी मॉक टेस्ट आप परचेज करो, दोनों लैंग्वेजेस में रहेंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। और वेबसाइट के अलावा एप्लीकेशन भी है हमारी स्टडी नीति, आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, उस पर भी आपको सेम मॉक टेस्ट अवेलेबल रहेंगे। आप अपनी ID से वहाँ पे भी एक्सेस ले सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आप लोग फ़ोन पे भी मॉक टेस्ट देते हो। ठीक है, वेबसाइट का लिंक और एप्लीकेशन का लिंक दोनों मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। अगर आपको वेबसाइट पे नहीं जाना है एप्लीकेशन पे जाओ, एप्लीकेशन पे नहीं जाना है वेबसाइट पे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक फ्री मॉक टेस्ट हमने क्यों दिया है, क्योंकि काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि आपके मॉक टेस्ट कैसे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पहला मॉक टेस्ट रहेगा ये फ्री रहेगा, आप लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, देख सकते हो कि आपको परचेज करना है या फिर नहीं करना है। और डेफिनेटली क्वेश्चंस का जो लेवल रहेगा, जैसे मैंने पहले बोला, हम लोग दोनों एस्पेक्ट्स को सोचते हैं, क्या आ चुका है और क्या आने वाला है, दोनों एस्पेक्ट्स रहेंगे। टू द पॉइंट, टू द लेवल क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके IBPS क्लरिकल में आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सारे के सारे टेस्ट मिल जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये तो रहा जिनको सिर्फ और सिर्फ एक पैकेज परचेज करना है, विच इज ऑफ IBPS क्लर्क। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे कि
हमें ना एक पूरा पैकेज चाहिए जिसमें सारे के सारे मॉक टेस्ट इंक्लूड हो जाए, हमें पार्ट्स में ना परचेज करने पड़े, मतलब IBPS क्लर्क का अलग ना लेना पड़े। अपकमिंग हमारा SBI भी आ सकता है, PO एंड क्लरिकल, बहुत सारे एग्जामिनेशंस आने वाले टाइम में आ सकते हैं। तो आपको किसी भी मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में ना परचेज करना पड़े, आपको एक एज अ होल पैकेज मिल जाए, तो वो होल पैकेज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। यहाँ पे प्लान्स पे अगर हम लोग जाएंगे, दिस इज आवर पैकेज विच इज ऑफ स्टडी नीति स्पेशल पैकेज। जैसे कि आप देख सकते हो, इट इज जस्ट ऑफ ₹500। मेन बात इसकी क्या है, यहाँ पे आपको 1 ईयर की वैलिडिटी मिलेगी, मतलब अगर आप इसको आज परचेज कर रहे हो तो आज से 1 साल बाद ये वैलिड रहेगा। और जितने भी अपकमिंग एग्जामिनेशन होंगे, जितने भी सभी एग्जामिनेशन यहाँ पे इसके अंदर ही ऐड हो जाएंगे, आपको कुछ भी अलग से परचेज नहीं करना पड़ेगा। जैसे अगर मान लो आपने ये वाला पैकेज परचेज कर लिया तो उसमें आपको फिर मिनी मॉक टेस्ट अलग से नहीं लेना पड़ेगा। हो सकता है हम लोग आने वाले टाइम में मेंस के भी मिनी मॉक टेस्ट लॉन्च करेंगे, तो वो भी इसी के अंदर ही ऐड हो जाएंगे। कहीं से आपको भटकना नहीं है, कोई अलग से परचेज करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यू हैव टू परचेज दिस 500, सब इंक्लूड हो जाएगा। इसमें अपकमिंग मॉक टेस्ट भी रहेंगे, या फिर जैसे अभी IBPS क्लरिकल का है वो भी इंक्लूड रहेगा, सारे के सारे मिनी मॉक टेस्ट भी रहेंगे, सेम वेबसाइट पे भी रहेगा और एप्लीकेशन पे भी एक्सेसिबल ये रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और प्रीलिम्स और मेंस, मेन बात आती है कि कौन से हैं, प्रीलिम्स के हैं या मेंस के हैं, तो दोनों ही रहेंगे। कंप्लीट प्रिपरेशन है, पार्ट्स में नहीं लेना है। तो आई थिंक दिस इज वेरी अफोर्डेबल ऑल्सो, कि अगर आपको सब कुछ एक ही जगह पे मिल रहा है, एंड आई वुड सजेस्ट कि आपको डेफिनेटली इस पे जाना चाहिए एंड टुकड़ों में नहीं परचेज करना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई हमारी मॉक टेस्ट की बात। अब यहाँ पे कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि हमें कंटेंट जो है वो फ्री में मिले, तो फ्री में कंटेंट भी हमारे पास अवेलेबल है, कोई टेंशन की बात नहीं है। यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन दिस टैब डेली फ्री कंटेंट। डेली फ्री कंटेंट पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे आप देखो 4 ऑप्शंस देख सकते हो, करंट अफेयर्स, क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। डेली का करंट अफेयर्स यहाँ पे अपडेट होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की डेटा इंटरप्रिटेशन, ऑल्टरनेट डे पे प्रीलिम्स और मेंस की यहाँ पे अपडेट होगी, रीजनिंग एबिलिटी की पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, ऑल्टरनेट डे पे प्रीलिम्स और मेंस की अपडेट होंगी, एंड इंग्लिश लैंग्वेज की RC, डेली एक RC आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जो भी आपने खोलना है उसको आप खोल सकते हो। यहाँ पे रीजनिंग की जैसे आपको यहाँ पे पजल्स मिल गई और डेली अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, तो फ्री कंटेंट आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। ये तो रहा वेबसाइट का फ्री कंटेंट। अब जो लोग वेबसाइट पे नहीं आते हैं, जो लोग एप्लीकेशन में एक्सेस लेना चाहते हैं, तो एप्लीकेशन में जब आप जाओगे, रजिस्टर आप कर लोगे, आपको साइड में एक टैब्स दिखेंगे कुछ, उन टैब्स को जब आप ओपन करोगे वहां पे आपको एक ब्लॉग का टैब दिखेगा, BLOG ब्लॉग। ब्लॉग में आप जाओगे तो आपको सेम ऐसा ही वहां पे भी पैटर्न दिखेगा, करंट अफेयर्स, क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। जो आपको प्रैक्टिस करना है वो आप वहां से कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको मैंने फ्री कंटेंट के बारे में भी बता दिया और मॉक टेस्ट के बारे में भी बता दिया, तो आई थिंक यहाँ पे सब कुछ क्लियर होगा। नेक्स्ट एक और इनिशिएटिव मैं आपको बताना चाहूंगी। हमारा जैसे यूट्यूब चैनल है जिस पे आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, स्टडी नीति, इसी यूट्यूब चैनल पे फ्रॉम ट्यूसडे ऑनवर्ड्स, ट्यूसडे से मैं क्या करने वाली हूँ, आपका पूरा IBPS क्लर्क का कोर्स ही बोलूँगी, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, मैं इसी यूट्यूब चैनल पे शुरू करूँगी। और डेली की आपको प्रीलिम्स के कॉन्सेप्ट वीडियोस, जो कॉन्सेप्ट, मैं प्रैक्टिस नहीं बोल रही हूँ, कॉन्सेप्ट वीडियोस, जो आप बेसिक चीज़ें सीखना चाहते हो वो बेसिक चीज़ें आपको मैं वहाँ पे डिलीवर करूँगी टॉपिक वाइज। डेली का एक टॉपिक हम लोग वहाँ पे कवर करेंगे, क्वांट का और रीजनिंग का, चाहे वो अरिथमेटिक के टॉपिक्स हैं, चाहे वो DIs हैं, चाहे ब्लड रिलेशन है, चाहे इनपुट आउटपुट है, चाहे पजल्स हैं, सारे टॉपिक्स मैं कवर करूँगी फ्रॉम बेसिक टू एडवांस और प्रीलिम्स और मेंस। डेली का कंटेंट आपको वहाँ पे मिलेगा। तो ट्यूसडे से सेशंस को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि आप लोग ये बोलते हो ना कि मैम फ्री में तो कोई भी प्रोवाइड नहीं करता है, हम लोगों को पेड परचेज करना पड़ता है। तो आई एम हेयर फॉर यू, मैं आपको सब कुछ फ्री में ही प्रोवाइड करूंगी। जस्ट यू हैव टू शो योर सपोर्ट विद मी। आपको सेशंस अटेंड करने हैं डेली, और कोई भी ऐसा पार्ट नहीं रहेगा जिसमें आप पीछे छूटोगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट वीडियोस तो आपको मिल ही रही हैं, साथ ही साथ मैं आपको डेली के प्रैक्टिस क्वेश्चंस की PDFs दूंगी, PDF इन द सेंस प्रैक्टिस मटेरियल दूंगी। मतलब जो टॉपिक हमारा क्लास में हुआ है एक पर्टिकुलर डे पे,
उसी दिन का जो टॉपिक है उसका मैं आपको प्रैक्टिस मटेरियल दूंगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगी, वो आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना एज अ होमवर्क रहेगा। तो ना तो आपको कहीं मटेरियल में दिक्कत आएगी, ना आपको कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत आएगी, एज अ होल आपकी प्रिपरेशन होगी। हम लोग कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, और कुछ आपकी प्रिपरेशन का आई थिंक पार्ट नहीं होता है। एंड जितने भी डाउट्स थे मैंने आपके ऑलरेडी क्लियर कर दिए हैं। एंड आई होप कि आपने इस सेशन को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। हर एक चीज़ इस सेशन की आई होप आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रही होगी। एंड मैं यही होप करूंगी कि आप मेरे को ट्यूसडे से मेरे सेशंस में ज्वाइन करोगे एंड यू विल शो योर सपोर्ट। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन सब कुछ कर देना, क्योंकि दैट इज़ अप टू यू ना, दैट ओनली डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है। एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। ऐसी और भी वीडियोज़ आती रहेंगी। गुड लक एंड स्टे हैप्पी।